हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द चैनल लेट्स फाइंड लर्न इकोनॉमिक्स। मैं हूं निधि। आज हम बात करेंगे मंडल फ्लेमिंग मॉडल के बारे में। मंडल फ्लेमिंग मॉडल बेसिकली स्मॉल ओपन इकोनॉमिक मॉडल है, जहां पे जो ISLM मॉडल है जिसका प्रयोग हिक्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लोज इकोनॉमी के थ्रू किया था। हेयर द मंडल फ्लेमिंग यूजेस एन ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से जो एक्सचेंज रेट है वो इफेक्ट करता है एक इकोनॉमी के इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल मोबिलिटी को। अब कैपिटल मोबिलिटी को हम मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी देन इनपरफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। अगर हम बात करें परफेक्ट को कैपिटल मोबिलिटी की तो ये रॉबर्ट मेंडल ने दी थी, whereas if we're talking about imperfect mobility, that was given by Marcus Fleming. Now we saw the open economy, fixed exchange rate, imperfect capital mobility, intervention of government fiscal policy के दौरान जब इकोनॉमी रिसेशन में होती है। रिसेशन इन द सेंस अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर इन्फ्लेशन, वेयर एम्प्लॉयमेंट फुल नहीं होता है, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, आउटपुट भी पोटेंशियल लेवल से कम होता है। तो इनिशियली अगर देखें तो Y0 एंड R* इज इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड आउटपुट, whereas when we are use the fiscal policy and due to fiscal policy we increase the government expenditure. When we increase government expenditure, rate of interest बढ़ जाएगा। rate of interest जब बढ़ जाएगा तो डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट से, जिस कारण से जो सरप्लस है, सरप्लस इन द सेंस कि डॉलर का इनफ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी में सरप्लस की स्थिति बन जाएगी। जब सरप्लस की स्थिति बन जाएगी तो एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे। जैसे हम फिजिकल एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी का यूज़ करते हैं तो IS जो है वो शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड। उससे 2 स्थिति बनेगी, एक एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा अलोंग विद इनकम, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, यानी कि डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जिससे कैपिटल इनफ्लो होगा। कैपिटल फ्लो इनफ्लो होने के साथ ही कैपिटल अकाउंट में सरप्लस पैदा हो जाएगा और इसके साथ ही बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में होगा। मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई LM शिफ्ट हो जाएगा LM1 एंड दूसरी साइड जो सिचुएशन बनेगी AD इंक्रीज हो जाएगा अलोंग विद इनकम, तो इम्पोर्ट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ ही करंट अकाउंट डेफिसिट बन जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट एंड कैपिटल अकाउंट सरप्लस हो जाएगा, जिससे कि LM शिफ्ट हो जाएगा LM1 की तरफ और न्यू इक्विलिब्रियम हमारा होगा Y*1 which is increase the output and employment also. This is the fixed exchange rate जो कि परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में यूज़ किया जाता है फिजिकल पॉलिसी को। तो बेसिकली फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव होती है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में। दूसरी तरफ जब हम मॉनेटरी पॉलिसी को फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंडर देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब इकोनॉमी रिसेशन में होती है तो हम अप्लाई करते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को, जिससे कि हम LM को शिफ्ट कर देते हैं राइटवर्ड। उससे भी 2 प्रकार के एक्शन दिखाई देते हैं। पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगा, दूसरा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा अलोंग विद इनकम। जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट बन जाता है और डेफिसिट होने के कारण कैपिटल आउटफ्लो हो जाता है। कैपिटल आउटफ्लो होने से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट में आ जाता है, जिसके साथ हम मनी सप्लाई को
एक्सपेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी लागू होती है तो LM शिफ्ट हो जाता है राइटवर्ड, जिससे दो प्रकार के एक्शन सामने आते हैं। एक तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है इनकम के साथ, इनकम भी बढ़ जाती है। वेयर एज जब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात आती है तो वो डोमेस्टिक लेवल पे कम हो जाता है वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो कि हम ग्राफ में भी देख सकते हैं। तो ये डेफिसिट की स्थिति को बताता है कैपिटल के। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के लाइन से नीचे होता है, जहाँ पे हमें डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में दिखाई देता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी डेफिसिट में होता है। जब दूसरी तरफ जो एक्शन होता है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है, इनकम इंक्रीज होता है, इसके साथ इम्पोर्ट भी इंक्रीज होता है। इम्पोर्ट इंक्रीज होने से करंट अकाउंट भी डेफिसिट में चला जाता है। दोनों अकाउंट डेफिसिट में होते हैं। इसमें जब हम मनी सप्लाई को वापस ओरिजिनल यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट करते हैं ताकि हमारे जो फॉरेन रिजर्व है वो कम हो जाए, तो हम LM को शिफ्ट करते हैं LM1 पे, LM0 पे। तो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम होता है Y* उसी पॉइंट पे जहाँ पे आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट सेम था। तो इससे हमें ये पता चल सकता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है फिक्स एक्सचेंज रेट में। जब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में कैपिटल मोबिलिटी की, तो सबसे पहले हम देखेंगे फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो है प्रोसेस इज सेम एज इकोनॉमी इज एन एट रिसेशन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेंगे, टैक्स को कम करेंगे, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करेंगे। इसके साथ IS शिफ्ट होगा राइटवर्ड। इससे दो प्रकार के एक्शन सामने आएंगे। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी अलॉन्ग विद इनकम, वेयर एज रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा। डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जिससे FD आना शुरू हो जाएगा, कैपिटल इनफ्लो होगा, डॉलर का इंटरनलाइज होगा और कैपिटल अकाउंट सरप्लस ज़्यादा हो जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सरप्लस में होगा। वेराज अगर हम बात करें एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज होने के साथ इनकम इंक्रीज होना, तो ये इंपोर्ट को भी इंक्रीज करता है, साथ ही करंट अकाउंट को डेफिसिट में बताता है जो कि कम होता है। और जब BOP सरप्लस में होता है जस्ट बिकॉज टू कैपिटल अकाउंट इंक्रीज, तो करेंसी एप्रिसिएशन होती है। जब करेंसी एप्रिसिएशन होगा तो हमारे एक्सपोर्ट कम होना शुरू हो जाएगा, इंपोर्ट होना ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि IS शिफ्ट हो जाएगा वापस ओरिजिनल IS पे। तो जो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम है वो Y* पर ही रहेगा, उसी आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के साथ। तो जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है ये बताता है कि जो कैपिटल मोबिलिटी है, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है, उसमें फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव होती है। जब बात आती है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में मॉनेटरी पॉलिसी की, तो उसमें अगर हम देखें तो जब इकॉनमी रिसेशन में होती है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जब हम मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं तो LM को शिफ्ट कर देते हैं राइटवर्ड। अगेन एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, इनकम इंक्रीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज। जहाँ पे डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो कैपिटल आउटफ्लो होगा, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला जाएगा, करेंसी डेप्रिसिएशन होगा, जिससे कि एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे और इंपोर्ट घट जाएंगे। जब हम एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज होने और इनकम के इंक्रीज होने की बात करते हैं तो हमारा इंपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से सामान खरीदना शुरू कर देते हैं और हमारा करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में चला जाता है, जिससे कि हम IS को शिफ्ट कर देते हैं IS1 की तरफ। जब हम IS को शिफ्ट कर देते हैं IS1 की तरफ तो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम आ जाता है जो कि Y* होता है, जिससे कि इंक्रीज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को दर्शाता है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होती है। अगर बात की जाए इनके डिफरेंस की,
तो ये क्विकली रिमूव करते हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल को। तो ये रिकॉल करता है स्मॉलनेस को, कि एक कंट्री कितनी स्मॉल होती है, जिसका रिलेशन से यानी कि उसकी साइज से कोई रिलेशन नहीं होता है। स्मॉल कंट्री इन द सेंस कि उसकी इकोनॉमिक पावर कितनी होती है, वो अल्टर नहीं कर सकती है वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट को। किसके थ्रू? कि वो बॉर्विंग और लैंडिंग कर सके अपनी एक्टिविटी को। तो लार्ज इकॉनमी जो है वो इम्पैक्ट डालती है स्मॉल ओपन इकॉनमी पे। स्मॉल ओपन इकॉनमी का एक वर्ल्ड मार्केट में बार्गेनिंग पावर बहुत कम होता है। सो जो एक्सटर्नल इकॉनमी है या फिर बाहरी इकॉनमी है, वो काफ़ी इम्पैक्ट डालती है एक स्मॉल ओपन इकॉनमी पे। यहाँ पे हम देखेंगे कि फिक्स एक्सचेंज रिजम में नो कैपिटल मोबिलिटी, इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी और परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट होता है। अगर देखें नो कैपिटल मोबिलिटी में मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी दोनों ही इनइफेक्टिव होती है, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है नो कैपिटल मोबिलिटी पे। अगर बात करें इनपरफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी की, तो फिजिकल पॉलिसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मॉनेटरी पॉलिसी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वेराज फिजिकल पॉलिसी इफेक्ट करती है जब उसकी कैपिटल मोबिलिटी इंक्रीज होती है। और साथ में ही जब परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी की बात आती है तो मॉनेटरी पॉलिसी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वेराज फिजिकल पॉलिसी मैक्सिमम लेवल पर इफेक्ट करती है। अगर बात करें फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजम की, तो नो कैपिटल मोबिलिटी, इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी एंड परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी का। नो कैपिटल मोबिलिटी में इफेक्टिवनेस जो मॉनेटरी पॉलिसी का पड़ता है वो डिपेंड करता है कि स्लोप क्या है IS एंड LM का, और फिजिकल पॉलिसी का इफेक्टिवनेस डिपेंड करता है कि LM का स्लोप क्या है। तो बेसिकली मनी मार्केट पे डिपेंड करता है कि फिजिकल पॉलिसी का कि इफेक्टिवनेस कितनी रहेगी नो कैपिटल मोबिलिटी में। वेयरएज अगर हम बात करें इनपरफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होती है जैसे जैसे कैपिटल मोबिलिटी इंक्रीज होती है, और साथ में फिजिकल पॉलिसी का इम्पैक्ट इनपरफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी पे कम होना शुरू हो जाता है। यानी कि इफेक्टिवनेस कैपिटल मोबिलिटी के साथ साथ घटना शुरू होता है, और परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो मैक्सिमम इफेक्ट डालती है और फिजिकल पॉलिसी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पे दर्शाया गया है कि जो फ्लोटिंग एंड फिक्स एक्सचेंज रेट है उन पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है आउटपुट के बढ़ने पे, एक्सचेंज रेट पे और नेट एक्सपोर्ट पे, जब पॉलिसी को घटाया या बढ़ाया जाता है। तो ये साइन इम्प्लाई करते हैं कि इम्पैक्ट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या फिर कोई इम्पैक्ट नहीं जा रहा है। सेम थिंग्स। Thank you so much. This is the video of today. I hope you like it. If you like, please like, share, subscribe करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के